हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी थायराइड ग्लैंड की। कंप्लीट, एकदम कंप्लीट, पूरा अच्छी तरह समझाया था। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो फ्रेंड आपको, तो आप कमेंट करके बताओ यार। एक तो कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। ठीक है ना फ्रेंड? तो आज देखो, आप सोच रहे होंगे कितने डायग्राम बना दिए, ये थायराइड ग्लैंड का, ये अदर है, ये अदर है। ठीक है ना? तो आज हम फ्रेंड बात करेंगे, दो ग्लैंड की बात करेंगे। छोटी छोटी ग्लैंड है, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। एक हम बात करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। एक हम बात करेंगे पेनक्रियाटिक आइसलेट्स, ठीक है। जो पेनक्रियाज है वो जिसमें एंडोक्राइन सेल होती है, या जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियाज का, उसकी बात करेंगे यहां पे। ठीक है फ्रेंड? तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है ना? आजकल सब्सक्राइबर थोड़े से डाउन चल रहे हैं। ठीक है ना? जैसे सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट रहता हूं। वीडियो को शेयर भी किया करो, अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि फ्री की क्लास है यार। फ्री की क्लासों का तो फायदा सभी को मिलना चाहिए, नहीं? तो फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भेजो, और वो जो बेल आइकन है उसको दबा देना, ठीक है, जिससे जैसे मैं क्लास डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड, आज दो ग्लैंड की बात करेंगे हम, पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक आइसलेट, या लैंगरहैंस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस द्वीप कोशिका जो पेनक्रियाज में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड की। ठीक है? तो हेडिंग डाल देते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये TH है। ठीक है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। फ्रेंड, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना, देखो पैराथायरॉइड मतलब थायराइड से संबंधित है। तो ये जो ये थायराइड ग्लैंड है यहां पे, ये जो मैंने पिछली क्लास में बात की थी, और ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये वाली। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना फ्रेंड, वो थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर में स्थित होती है, पोस्टीरियर सरफेस में। जैसे यहां पे ये नेक पे है थायराइड, थायराइड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, तो इसके पीछे वाला पोर्शन भी तो होगा ना यहां पे। ये जो पीछे वाला पोर्शन है, पोस्टीरियर सरफेस है, ये थायराइड ग्लैंड की। ये जो मैंने ब्लू कलर से जो दिखाई है फ्रेंड, ये है हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड। और 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। कितनी होती है? 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। कितनी होती है फ्रेंड? 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। एक लोब, ये कौन सा लोब है? ये लेफ्ट लोब है। ये जैसे ये लोब, लेफ्ट लोब है थायराइड ग्लैंड का। इस लेफ्ट लोब में 2 होती है और राइट लोब में भी 2 होती है, यानी कि ईच लोब में 2 होती है। समझ में आ रहा है? पोस्टीरियर साइड में होती है थायराइड ग्लैंड के, और ईच लोब में 2 होती है। एक यहां पे होती है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो 4 हो गई। तो 4 में जो एक होती है वो होती है फ्रेंड, एक होती है सुपीरियर, एक इंफीरियर। तो सबसे पहले हम बात करें सुपीरियर राइट पैराथायराइड, या यूं बोल सकते हो राइट यूं बोलो सुपीरियर राइट पैराथायराइड। ठीक है? एक हो गई। दूसरी कौन सी होगी? इंफीरियर, इंफीरियर राइट पैराथायराइड। तीसरी हम बात करें सुपीरियर लेफ्ट पैराथायराइड, और चौथी होगी इंफीरियर लेफ्ट पैराथायराइड। समझ में आ रहा है? ये हो गई, जैसे ये वाली है सुपीरियर राइट पैराथायराइड, इंफीरियर राइट पैराथायराइड, ये सुपीरियर राइट पैराथायराइड, ये इंफीरियर लेफ्ट, सॉरी सुपीरियर लेफ्ट पैराथायराइड, इंफीरियर लेफ्ट पैराथायराइड। तो ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है। प्रत्येक, हम इस ग्लैंड की बात करें फ्रेंड, प्रत्येक ग्लैंड की बात करें तो इस प्रत्येक ग्लैंड का जो वजन होता है ना वो फ्रेंड, वो 50 mg के आसपास होता है। कितना फ्रेंड?
50 mg के आसपास ये होती है। इस ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसके चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड? कैप्सूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैप्सूल पाया जाता है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें? इसके चारों तरफ, यहां पे मैंने बनाई नहीं, इसके चारों तरफ कैपिलरीज का जाल पाया जाता है, यानी ब्लड सप्लाई। मैंने बताया था थायराइड ग्लैंड हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है। जब थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड में बहुत सारी ब्लड सप्लाई हो रही, रिच ब्लड सप्लाई हो रही, तो पैराथायराइड में भी होगी, क्योंकि इसी के अंदर पैराथायराइड रहती है। किसके अंदर? थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो यहां पे इसके चारों तरफ जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इसके चारों तरफ साइनोसॉइड का जाल होता है। साइनोसॉइड का जाल होता है। क्या होते हैं भाई साइनोसॉइड? साइनोसॉइड कैपिलरीज जैसे होते हैं। कैपिलरी तो नहीं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स वैसे होते हैं, बट साइनोसॉइड थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, कैपिलरी से थोड़े बड़े होते हैं, इनको बोला जाए साइनोसॉइड। कैपिलरी से बड़े होते हैं, ब्लड वेसल्स ही होती है। तो यहां पे इसके 4 पार्ट हो गए। 50 mg क्या होती है प्रत्येक पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसके चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का, और चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का, और इसके चारों तरफ क्या लिपटे होते हैं? या चारों तरफ से किससे घिरी हुई होती है? ये साइनोसॉइड से, जो कि ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरी से थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इतना इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, सॉरी पैराथायरॉयड ग्लैंड है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड की हम बात करें तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो पैराथायरॉयड, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा के रखता है। क्या करता है ये हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को कहां पे? ब्लड में क्या करके रखता है? इंक्रीज करके रखता है, बढ़ा के रखता है। पिछली क्लास में मैंने बात की थी फ्रेंड, थायराइड ग्लैंड में जो सी सेल होती है, जिसको हम पैराफोलिकुलर सेल भी बोलते हैं, वहां से कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन हुआ था। वो कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को कम रखता है ब्लड में, और ये रखता है ऊपर, यानी बढ़ा के रखता है। तो मैंने बताया था वहां पे कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन है, वो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, एक दूसरे को अपोज है। ठीक है ना, एक दूसरे के काउंटर है। ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, वो कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। यहां पे देखो, कैल्शियम लेवल को कम कैसे करता है? सॉरी, ये वो कैल्शियम लेवल को कम करता है। वो कैसे करता था? मैंने बताया था वहां पे कैल्सिटोनिन क्या करता था, किसको सिक्रेट करता था, किसको स्टिमुलेट करता था? जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है, बोन बिल्डिंग सेल, उसको स्टिमुलेट करता था या उस पर काम करता था। वो स्टिमुलेट होते ही ब्लड से क्या है, कैल्शियम को खींच लेती थी। ब्लड से कैल्शियम को लेके वो अपनी बोन में स्टोरेज कर ले, बोन टिश्यू में स्टोरेज कर लेती थी, या बोन की मजबूती के लिए वहां पे यूज कर लेती थी। ठीक है, यहां पे क्या होता है फ्रेंड, जो कैल्शियम है ब्लड लेवल में बढ़ाता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन। जैसे ही पैराथायरॉयड हार्मोन कम हुआ ब्लड में, कम होते ही ये क्या करेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट हो जाएगा, या पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होगा। जब पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो ये दो तरह से काम करेगा। दो तरह से कैसे काम करेगा? दो तरह से काम करेगा। दो जगह से कैल्शियम लेगा ना, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया तो ये क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन। तो कैसे बढ़ाएगा? दो तरीके से बढ़ाएगा। एक होता है फ्रेंड, एक जब ये कैल्शियम लेवल कम हो गया तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, यहां पे क्या होता है, एक सेल होती है ओस्टियोक्लास्ट, ये होती है बोन डेस्ट्रॉइंग सेल। ये क्या करती है?
बोन से कैल्शियम को निकाल के, जो या फिर या यूं बोल सकते हो कि जो कैल्शियम बोन में स्टोर हुआ है उस कैल्शियम को निकाल के कहां ले आती है, ब्लड में ले आती है। ब्लड में लेके आ जाती है, जिससे क्या है, ब्लड का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी तरीके से कैसे करता है ये, पैराथायरॉयड हार्मोन प्लस विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलके किडनी से क्या करता है, किडनी से क्या करता है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है। किडनी से क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है। यानी कि इससे भी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है और इससे भी ब्लड में कैल्शियम बढ़ रहा है, इससे भी ब्लड में कैल्शियम बढ़ रहा है। तो इस प्रकार दो तरीकों से क्या करता है फ्रेंड, दो तरीकों से कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे ब्लड में। समझ में आ गया? एक बार और समझा दूं, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है फ्रेंड, तो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाएगा, ये दो तरीकों से कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। हमारी बोन में एक सेल होती है ओस्टियोक्लास्ट, इसको बोन डेस्ट्रॉइंग सेल भी बोला जाता है। ये क्या करती है, बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में भेज देती है, जिससे क्या है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी तरफ क्या करता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलके किडनी में काम करता है और किडनी से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और किडनी से कैल्शियम आके कहां चला जाता है, ब्लड में चल जाता है, जिससे भी क्या है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। आपने देखा होगा ना फ्रेंड, जब भी टेबलेट आती है कैल्शियम प्लस विटामिन डी की टेबलेट आती है ना, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन, तो कैल्शियम भी मिल रहा है और विटामिन डी क्या कर रहा है, किडनी से और कैल्शियम ब्लड में ले रहा है। अब यहां पे देखो फ्रेंड, कैल्शियम ब्लड में क्यों जरूरी है, वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि कैल्शियम के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले यहां हम थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू है हमारे ब्लड में कैल्शियम की कितनी है, 8.5 से 10.5 mg पर डीएल के आसपास होती है फ्रेंड। 8.5 से 10.5 mg पर डीएल, इतना हमारे ब्लड में कैल्शियम होना चाहिए, mg पर डीएल। ठीक है, अब ये लेवल कैसे मेंटेन होता है, ये जो लेवल है ये तो क्या कर रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन तो बढ़ा रहा है और एक कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये उसको कम कर रहा है। तो कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन दोनों मिलके इस नॉर्मल रेंज को मेंटेन करते हैं 8.5 से 10.5 mg पर डीएल। जो कैल्शियम की ब्लड में नॉर्मल रेंज है 8.5 से 10.5 mg पर डीएल, इसको ये पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन इस रेंज को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड, कैल्शियम क्या क्या करता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम के क्या क्या फंक्शन है, क्योंकि कैल्शियम में ब्लड क्यों जाना चाहिए, कैल्शियम में ब्लड है तो क्यों काम आ रहा है, ब्लड क्या काम आ रहा है, ब्लड में जो कैल्शियम है वो क्या काम आ रहा है। तो जो कैल्शियम है फ्रेंड, उसकी हम बात करें तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या काम करता है कैल्शियम, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैंने बताया था जब क्लोटिंग फैक्टर पढ़ाए थे तो वहां कैल्शियम भी क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। वो किसको, क्लोटिंग फैक्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर कैल्शियम वहां बताया था। और दूसरे एंजाइम में भी काम करता है, ये दूसरे एंजाइमों को भी क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। क्या करता है फ्रेंड, एक्टिवेट करता है। तो यहां पे
मेन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अदर एंजाइमों को भी क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। तो ये हो गई फ्रेंड पैराथायरॉयड हार्मोन। इतना कुछ ज्यादा खास नहीं था इसमें। मेन चीज ध्यान रखना आप, इससे पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, दो तरीके से बढ़ाता है। ओस्टियोक्लास्ट नामक सेल पे काम करता है, वो ओस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। वो क्या करती है, बोन से कैल्शियम लेके कहां डाल देती, ब्लड में डाल देती। दूसरी तरफ क्या होता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो विटामिन डी से मिलके, उसके साथ मिलके हमारे किडनी से या रीनल ट्यूब्यूल से वहां से कैल्शियम उठाता है और ब्लड में ला देता है, जिससे ब्लड लेवल बढ़ जाता है। और दोनों पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों हार्मोन क्या करते हैं, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखते हैं, जो भी नॉर्मल रेंज है 8.5 से 10.5। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड या नेक्स्ट, एक तरह से चेंज हो गया टॉपिक, पेनक्रियाटिक आइसलेट। किसकी बात करेंगे, पेनक्रियाटिक आइसलेट। किसकी बात करेंगे फ्रेंड, दूसरा ले लेते हैं पेन। हम बात करेंगे अब पेनक्रियाटिक आइसलेट। पेनक्रियाटिक आइसलेट, या इसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लेंगर हैंस। क्या बोलते हैं इसको, आइसलेट ऑफ लेंगर हैंस। क्या बोलते हैं फ्रेंड, आइसलेट ऑफ लेंगर हैंस। सी नहीं आएगा, ऐसा आएगा नहीं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। लेंगर हैंस दीप कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, लेंगर हैंस दीप कोशिका। क्या बोलते हैं फ्रेंड, लेंगर हैंस दीप कोशिका। अब यहां थोड़ी एक बात समझो फ्रेंड, जो हमारा पेनक्रियाज है ना फ्रेंड, वो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था आपको, ठीक है, डिटेल में बात की थी वहां पे। जो हमारा पेनक्रियाज है ना फ्रेंड, वो दोनों तरह की ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन समझते हो ना, एंडोक्राइन है मतलब वो अपना जो हार्मोन का सिक्रेशन है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल रही है। एक्सोक्राइन है तो वो अपना सिक्रेशन किसके द्वारा डाल रही है, डक्ट के द्वारा डाल रही है। यहां पे डायग्राम में आपको सब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो यहां पे पहले हम सारी नॉर्मल बात करते हैं, पेनक्रियाज के बारे में बात करते हैं, फिर दोनों के बारे में बात करेंगे कि एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, ठीक है ना फ्रेंड। तो पेनक्रियाज की हम बात करें फ्रेंड, पेनक्रियाज क्रीमी पिंक कलर का होता है, क्रीमी पिंक कलर्ड है, क्रीमी पिंक कलर का होता है हमारा पेनक्रियाज। क्रीमी पिंक कलर का पेनक्रियाज होता है। इसका जो वजन होता है वो 60 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। 12 से 15 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, ठीक है। कहां पे स्थित होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है फ्रेंड, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में भी कहां कहां, एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। आ गया समझ में, कहां पे होता है हमारा पेनक्रियाज, स्टोमक के नीचे, ठीक है ना, स्टोमक के नीचे और बड़ी आंत के ऊपर, ठीक है ना फ्रेंड, सॉरी छोटी आंत के, हाँ बड़ी आंत के ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पे आप ध्यान रखना, एब्डोमिनल कैविटी में एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, इधर ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, जो 8 रीजन है ना, कितनी बार बता चुका मैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे स्थित होता है हमारा पेनक्रियाज की, पूरे पेनक्रियाज की बात कर रहा हूं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको पेनक्रियाज, इसकी पूरे पेनक्रियाज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्रीमी पिंक कलर का होता है, 60 ग्राम इसका वजन होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है। यहां पे हम बात करें तो इसके 3 पार्ट हैं, एक है हेड, एक है बॉडी, एक है टेल, 3 पार्ट है यहां। ये जो हेड है
एकदम चौड़ा पार्ट होता है हेड। ये वाला है बॉडी, ये थोड़ा सा कम चौड़ा है। ये वाली है टेल, जो एकदम नैरो यानी सकरी है। ठीक है फ्रेंड, तो तीन पार्ट हो गए, हेड, बॉडी, टेल। मैंने यहां पे बताया फ्रेंड आपको अभी कि जो हमारा जो पेनक्रियाज है, दोनों तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन की हम बात करें तो ये इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको एक्सोक्राइन है, अभी समझा दूंगा मैं, ये एंडोक्राइन है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। इसको यहां लिख देता हूं मैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, और इसको लिख देता हूं मैं एंडोक्राइन। समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो 98%, सॉरी एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है पेनक्रियाज का वो 98% होता है। मतलब ज्यादा जो पूरा पेनक्रियाज है उसमें जो ज्यादा जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो ज्यादा है, 98%। सिर्फ और सिर्फ 2% एंडोक्राइन है, जहां से हार्मोन सिक्रेट होंगे। 2% ही एंडोक्राइन है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं दोनों की साथ साथ में बात करेंगे कि एंडोक्राइन है तो क्या है, एक्सोक्राइन है तो क्या है। ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। वैसे एक्सोक्राइन मैंने समझा दिया था, एंडोक्राइन के भी बारे में बात की होगी जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। ठीक है ना, कोई नहीं, दोबारा और समझा देता हूं मैं आपको। यहां पे देखो, हेडिंग डाल देता हूं मैं। पहले हम बात करेंगे एक्सोक्राइन, इधर एक्सोक्राइन लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं एंडोक्राइन, समझ में आ जाएगा। ये एंडोक्राइन वाला पार्ट हो गया। एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है ना उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, ये पेनक्रियाटिक आइसलेट। ये कोशिकाएं होती है जो एंडोक्राइन वाला, एंडोक्राइन में महत्वपूर्ण या एंडोक्राइन ग्लैंड की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पेनक्रियाटिक आइसलेट या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, यही है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन अलग है, वो बात करता हूं मैं। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, एकदम क्लियर दिख रहा है पहले। ठीक है, एक्सोक्राइन की हम बात करें, मैंने बताया एक्सोक्राइन 98% बनाता है ये पेनक्रियाज में जो एक्सोक्राइन सेल है वो 98% बनाती है, ये बनाती 2%। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये वाला पार्ट बताया मैंने एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वाली जो पार्ट है हमारे पेनक्रियाज का वो लोब्यूल से मिलकर बनी होती। किससे बनी होती है? लोब्यूल से बनी होती है फ्रेंड। किससे बनी होती है मेरे दोस्तों? ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको लोब्यूल्स कैसे होते हैं? ग्रेप्स लाइक लोब्यूल्स होते हैं। इनको बोला जाता है एकिनी या एसिनी। क्या बोला जाता है? एकिनी बोल दो या एसिनी बोल दो। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको बोला जाता है एसिनी या एकिनी। ये पूरे, इनके चारों तरफ क्या पाई जाती है? सिक्रेटरी सेल। इधर लिख देता हूं, इधर फिर जगह नहीं बचेगी। इनके चारों तरफ, ये ऐसी नहीं है, ये जो आपको गुच्छे जैसे अंगूर के गुच्छे जैसे दिखाई दे रही है या ऐसे लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये है फ्रेंड एसिनी। और इनके चारों तरफ दीवार जो बनी होती है या टिश्यू की, ये सिक्रेटरी सेल्स की बनी होती है। सिक्रेटरी सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिक्रेटरी सेल्स की बनी होती है, या सिक्रेटरी ग्लैंड बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, सिक्रेटरी सेल्स की बनी होती है। यहां से ही सिक्रेशन होता है किसका? पेनक्रियाटिक जूस का। किसका सिक्रेशन होता है? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है इनके द्वारा। यहां पे मैं बता दूं फ्रेंड, अभी आगे पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हुआ यहां से छोटी छोटी डक्ट के द्वारा, स्मॉल डक्ट के द्वारा ये आगे बढ़ता है। ये यहां से स्मॉल डक्ट के द्वारा आगे बढ़ा पेनक्रियाटिक जूस। फिर स्मॉल डक्ट, बहुत सारी स्मॉल डक्ट मिलके क्या बनाती? पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाती फ्रेंड? पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, जो पेनक्रियाटिक जूस को लेके कहां डालेगी? ये क्या है? ये ड्यूडोनम है, डियोडिनम। ये क्या है? डियोडिनम, हमारी आंत का पहला, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो पेनक्रियाटिक डक्ट में डक्ट आ गई, यहां से ये निकल गया। यहां पे जो मैंने डायग्राम बनाया ना फ्रेंड, सिर्फ यहां से बनाया, बट ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ना पूरी लंबी होती है। ये वाला गुच्छा यहां भी होगा, तो यहां से अलग अलग छोटी छोटी डक्ट निकल के पूरी पेनक्रियाटिक पूरे पेनक्रियाज में रहती है। यहां तो मैंने जस्ट समझाने के हिसाब से आपको बताया है
कि दोनों दोनों पार्ट यहां पे मैं दिखा सकूं आपको, ठीक है ना। तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट पूरी लंबाई में रहती है, पेनक्रियाज की लंबाई में, ठीक है। अब यहां से पेनक्रियाटिक डक्ट अपना जो जूस है वो कहां डालेगी, इस ड्यूडेनम में डालेगी। देखो यहां से ये पेनक्रियाटिक डक्ट निकली। इससे पहले फ्रेंड देखो, पेनक्रियाटिक डक्ट जब ड्यूडेनम में अपना जूस डाल रही, पेनक्रियाटिक जूस, उससे पहले ये कॉमन बाइल डक्ट से मिल जाती है। किससे मिलती है, कॉमन बाइल डक्ट से। कॉमन बाइल डक्ट जो क्या लेके आ रही है, लीवर से भी बाइल ला रही है और गोल ब्लेडर से भी बाइल लेके आ रही है, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट और दोनों मिलके यहां पे एक एम्पुला बनाते हैं, जिसको बोला जाता है हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। क्या बोलते हैं इसको, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। यहां पे क्या बन गया, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला बन गया। फिर ये हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला जब आगे बढ़ता है तो यहां पे जब ड्यूडेनम में ये पेनक्रियाटिक डक्ट खुलती है या हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला खुलता है, कहां पे खुलता है वो, इस जगह को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल पेपिला। ड्यूडेनल पेपिला, ड्यूडेनल पेपिला बोला जाता है फ्रेंड। और ये जो ड्यूडेनल पेपिला में जब यहां से बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस आएगा तो उनका जो रेगुलेशन है या उनका जो कंट्रोल है एक स्पिंटर द्वारा होता है, उसको बोला जाता है हिपेटो पेनक्रियाटिक स्पिंटर। क्या बोला जाता है, हिपेटो पेनक्रियाटिक स्पिंटर। क्या बोला जाता है, हिपेटो पेनक्रियाटिक स्पिंटर, ठीक है। इसके द्वारा ये यहां पे रेगुलेशन होता है कितना, कब भेजना है कब नहीं भेजना, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार ये पेनक्रियाटिक जूस एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, जो पेनक्रियाज की एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके द्वारा सीक्रेट होता है पेनक्रियाटिक जूस। और क्या करता है पेनक्रियाटिक जूस फ्रेंड, पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये तो बात हो गई फ्रेंड एक्सोक्राइन की। ये किसकी बात हो गई, एक्सोक्राइन की। समझ में आ गया होगा, यहां पे मैंने नाम लिखा बट मैंने अच्छी तरह समझा दिया। एक बार और समझा दूं, जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है हमारे पेनक्रियाज का, वो लोब्यूल से मिलकर बना होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। उनको ऐसी नहीं बोला जाता है। इनके चारों तरफ क्या पाई जाती है, सिक्रेटरी सेल पाई जाती है। ये वाली जो सेल दिखाई दे रही है ये सिक्रेटरी सेल पाई जाती है। इन्हीं सिक्रेटरी सेल के द्वारा क्या सिक्रेट होता है फ्रेंड, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। ये पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल डक्ट हर ग्लैंड से, हर लोब्यूल से छोटी छोटी डक्ट के द्वारा निकलता है, वहां से फिर मिलके ये एक बड़ी डक्ट बना लेती है जिसको बोला जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट आगे चल के यहां पे कॉमन बाइल डक्ट से मिल जाती है और क्या बनाती है, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला आगे बढ़ता है तो ये जब ड्यूडेनम में खुलता है तो उसको वहां पे बोला जाता है फ्रेंड ड्यूडेनल पेपिला। क्या बोला जाता है, ड्यूडेनल पेपिला। और यहां पे ड्यूडेनल पेपिला पे या ड्यूडेनम में जो बाइल और पेनक्रियाटिक जूस का जो रेगुलेशन है, जो कंट्रोल है, एक स्पिंटर द्वारा होता है। यहां पे एक स्पिंटर पाया जाता है, उसको बोला जाता है हिपेटो पेनक्रियाटिक स्पिंटर, ठीक है फ्रेंड। ये तो हो गई एक एक्सोक्राइन वाली बात जो कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब समझा दी थी। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन, जो आज मेन बात है, एंडोक्राइन वाली बात। एंडोक्राइन की हम बात करें फ्रेंड, ये वाला पार्ट कौन सा है, एंडोक्राइन वाला पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट की बात करें हम पेनक्रियाज की, तो जो इसकी स्ट्रक्चर है मैंने बताया 2% ये पार्ट बनाती है, 2% क्या बनाती है, इसका पार्ट बनाती है, ठीक है। इसको यहां पे बहुत सारी सेल का क्लस्टर पाया जाता है फ्रेंड, सेल के गुच्छे पाए जाते हैं, एक तो बहुत सारी संख्या में सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है फ्रेंड, बहुत सारी संख्या में सेल पाई जाती है, उन सेल से मिलके बनी होती है। और उन सेल को क्या बोला जाता है, ये जो सेल है ना फ्रेंड, ये बहुत सारा क्लस्टर, एक तरह से झुंड, सेल के झुंड से मिलके बनी होती है, क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है, इससे मिलके बनी होती है। इसको हम पेनक्रियाटिक आइसलेट भी बोलते हैं या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं, लैंगरहैंस दीप कोशिका, ठीक है ना, सुना होगा छोटी क्लासों में, लैंगरहैंस दीप कोशिका, इससे मिलके बनी होती है, ठीक है।
अब यहां पे हम बात करें इस एंडोक्राइन सेल की, एंडोक्राइन पेनक्रियाज की, तो यहां पे बहुत सारी सेल होती है फ्रेंड। मैंने बताया ना क्लस्टर पाए जाते हैं, 1 मिलियन से 2 मिलियन, 10 लाख से 20 लाख के आसपास क्या होती है, सेल्स होती है। क्या होती है, 10 लाख से 20 लाख के आसपास सेल्स होती है। इन सेल का जो भी सिक्रेशन होता है, क्या सिक्रेट करेगी, ये हार्मोन सिक्रेट करेगी, और हार्मोन एंडोक्राइन है तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। तो आसपास देखो इसके, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन, चारों तरफ इसके लिपटी हुई होती है, चारों तरफ इसके क्या होती है, लिपटी होती है। यहां पे 3 मेन सेल है फ्रेंड, जो यहां पे इस एंडोक्राइन पेनक्रियाज से हार्मोन सिक्रेट करती। वो कौन सी 3 सेल है उनके बारे में बात करते हैं, वही महत्वपूर्ण है यहां पे। एक होती है फ्रेंड अल्फा सेल, अल्फा सेल। दूसरी होती है बीटा सेल, बीटा सेल। तीसरी होती है डेल्टा, डेल्टा सेल। 3 सेल है फ्रेंड, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है उसमें 3 महत्वपूर्ण सेल हैं जो क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। फर्स्ट है अल्फा सेल, ये किसका सिक्रेशन करती है, ग्लूकेगोन का। ये किसका सिक्रेशन करती है फ्रेंड, ग्लूकेगोन का। ग्लूकेगोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, शुगर लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकेगोन, ठीक है। बीटा सेल की हम बात करें तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये इंसुलिन क्या करता है, इसको मिटा दो ना, पैराथायराइड का कोई रोल ही नहीं है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। डेल्टा सेल कौन सा सिक्रेशन करती है, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन फ्रेंड पहली बार सुन रहे हो क्या आप, नहीं, पहले भी मैंने इसको पढ़ाया था। इसका दूसरा नाम है सोमेटोस्टेटिन, और दूसरा नाम किसका है, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन का ही दूसरा नाम है सोमेटोस्टेटिन। ये क्या करता है, ग्लूकेगोन और इंसुलिन के सिक्रेशन को कम करता है, या इनके प्रोडक्शन को कम करता है, ठीक है। तो यहां पे 3 सेल हैं, तीनों सेल अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। एक बार और बता दूं, एंडोक्राइन पेनक्रियाज की हम बात करें तो एक क्लस्टर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। इन सेल को हम पेनक्रियाटिक आइसोलेट या आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे 10 से 20 लाख सेल होती, बट 3 महत्वपूर्ण सेल हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल है वो ग्लूकेगोन का सिक्रेशन करती है। ग्लूकेगोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को या शुगर लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। बीटा सेल क्या कर, बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को या शुगर लेवल को कम करता है। तीसरी सेल है डेल्टा सेल, ये सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस से भी सिक्रेट होता है या वहां से भी रिलीज होता है ये, ठीक है। ये क्या करती है, ग्लूकेगोन और इंसुलिन दोनों हार्मोन के सिक्रेशन को कम करती है, ठीक है फ्रेंड, इनके प्रोडक्शन को कम करती है, ठीक है। यहां पे अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हार्मोन की बात करेंगे ना, इंसुलिन, ग्लूकेगोन और सोमेटोस्टेटिन, ठीक है ना, तीनों की हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताया करो यार, एक तो आप कमेंट करते नहीं हो, मजा नहीं आता, फिर कमेंट भी नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते, बस देखते हो, देखते तो हो। देखो वीडियो को देखते सब हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है मेरा, बट लाइक नहीं करते यार आप, हाँ लाइक भी तो करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, और फिर आपकी मर्जी, बार बार कहने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंसुलिन की। किसकी बात करेंगे, इंसुलिन।
क्या है इंसुलिन? क्या करता है इंसुलिन? इंसुलिन 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 की बात करें तो फ्रेंड कहां से सिक्रेट होता है? ये बीटा सेल से सिक्रेट होता है। कहां से सिक्रेट होता है? बीटा सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है। क्या करता है ये? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम करता है, या ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ठीक है। ये कौन सा हार्मोन? ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जो 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। क्या? एक तरह से प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है। हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की हम बात करें, बीटा सेल से सीक्रेट होता है। ग्लूकोज, इसका क्या काम है? ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है ये, 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब ये क्या करता है फ्रेंड? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कम करता है मतलब जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगी तब सिक्रेट होगा ना। ये कहने का मतलब यही हुआ भाई, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, यानी कि ये कब काम करेगा? जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कब बढ़ेगा? जब हम ज्यादा खाएंगे पिएंगे। ब्लड में ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ेगा? न्यूट्रिएंट्स लेंगे। इंसुलिन ग्लूकोज के साथ साथ, ग्लूकोज को तो कम कर ही रहा है, उसके साथ साथ एमिनो एसिड, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फैटी एसिड, इनके लेवल को भी कम करता है। और इनके लेवल को कम कैसे करता है? ये इन सब चीजों को क्या करता है? जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, इनको क्या करता है? ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है फ्रेंड। जो भी हम खाते पीते हैं उनसे जो न्यूट्रिशन मिलता है, ये न्यूट्रिएंट्स है, इन न्यूट्रिएंट्स से मिलता है। तो यहां पे इनका क्या करता है? स्टोरेज करता है। स्टोरेज कर देता है। कहां पे? एक तो लीवर पे करता है ये, और स्केलेटल मसल में। लीवर पे और स्केलेटल मसल पे ये इनको स्टोरेज करता है। स्टोरेज करने के बाद ये क्या करता है? उस ग्लूकोज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करके वहां स्टोरेज कर देता है, जैसे लीवर में स्टोर कर दिया या फिर स्केलेटल मसल में कर दिया। एमिनो एसिड है, इसको भी वहां स्टोर कर दिया। फैटी एसिड है, इसको भी अदर जगह में स्टोर कर दिया। तो किस प्रकार करता है ये इंसुलिन काम, वो बात करते हैं। यहां पे अब हम बात करें कि जब ब्लड में ग्लूकोज भी बढ़ गया, एमिनो एसिड भी बढ़ गए, फैटी एसिड भी बढ़ गया, तो इंसुलिन क्या करता है? देखते हैं क्या करता है इंसुलिन। ठीक है, देखिए भाई साहब, क्या करते हो आप? इंसुलिन क्या करता है देखते हैं। अब इंसुलिन क्या करता है, मिटा दूं ना। हाँ, अब यहां देखो, जैसे ब्लड में ग्लूकोज भी बढ़ गया, एमिनो एसिड भी बढ़ गए, फैटी एसिड भी बढ़ गया। ठीक है, तो क्या करेगा? क्या करेगा हमारा इंसुलिन? क्या करेगा? क्या करेगा देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा? जैसे ग्लूकोज बढ़ा, मान ले ग्लूकोज बढ़ गया, तो ग्लूकोज बढ़ा ना, तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़ा देगा सेल मेम्ब्रेन की। सेल ज्यादा ग्लूकोज लेना स्टार्ट कर देगी। कैसे बढ़ाएगा कैपेसिटी? ये सेल है, इसके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं फ्रेंड, रिसेप्टर। वो क्या करते हैं? इंसुलिन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इंसुलिन क्या करता है? इस सेल मेम्ब्रेन की
ट्रांसपोर्टेशन की कैपेबिलिटी को या कैपेसिटी को या यूं बोल सकते हो आप मैकेनिज्म को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, इस सेल के अंदर ज्यादा ग्लूकोज जाएगा। जब सेल के अंदर जाएगा ग्लूकोज तो ब्लड में अपने आप कम हो जाएगा, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में कम हो जाएगा शुगर, और यहां सेल के अंदर चला जाएगा। खास करके कौन सी सेल, कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल मसल सेल। कौन सी, मसल्स वाली सेल, खास करके मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल। यहां पे ये ग्लूकोज है, ये इन सेल पे चला जाता है, मसल सेल एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल। तो यहां पे ये क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को बढ़ा देता है सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन को उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। इंसुलिन वहां पे उसकी पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिससे क्या है, ज्यादा ग्लूकोज इन सेल में, मसल्स वाली सेल में और कनेक्टिव टिश्यू की सेल में चला जाता है। तो यहां पे कम हो गया, इसलिए इस प्रकार कम करता है एक तो। दूसरा क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है फ्रेंड, ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है मेरे दोस्तों, ग्लाइकोजन में, और इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस कहां पे होती है ग्लाइकोजिनेसिस, ये होती है लीवर में और स्केलेटल मसल में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ग्लूकोज, बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज है ब्लड में, उसको क्या करता है इंसुलिन, बढ़े हुए ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन क्या है, ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज का स्टोर्ड वाला रूप, जिस रूप में उसको स्टोर किया है वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदल जाता है जब आवश्यकता पड़ती है तब, ठीक है ना। तो यहां पे इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजिनेसिस बोला जाता है, और ये क्रियाएं कहां पे होती है, लीवर में और स्केलेटल मसल में होती है। कहां पे होती है, लीवर में और स्केलेटल मसल में। इस प्रकार ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम किया जाता है। दो चीजों से तो ग्लूकोज लेवल कम कर दिया। दूसरा, ग्लूकोज हो गया, यहां पे एमिनो एसिड भी बढ़ रहा है ना, तो यहां पे एमिनो एसिड के टेकअप को भी बढ़ा देता है। कौन, इंसुलिन। ये क्या करता है, इंसुलिन सेल मेम्ब्रेन में जाके क्या करता है, इस एमिनो एसिड के टेकअप को भी, इसके ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ा देता है, जिससे सेल में क्या जाता है, ज्यादा एमिनो एसिड जाता है। और जब एमिनो एसिड जाएगा तो यहां पे क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। दूसरी हम बात करें, फैटी एसिड भी बढ़े हुए हैं, फैटी एसिड भी बढ़े हुए हैं, तो फैटी एसिड का भी स्टोर किया जाता है फ्रेंड, स्टोरेज। ये क्या करता है, इंसुलिन फैटी एसिड का भी स्टोर करता है फैट के रूप में, फैटी एसिड को फैट में कन्वर्ट करके, कहां पे, एडिपोज टिश्यू में। कहां पे, एडिपोज टिश्यू में। इस फैट को इस एडिपोज टिश्यू में जमा कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है लाइपोजिनेसिस। क्या बोला जाता है फ्रेंड, लाइपोजिनेसिस। क्या बोला जाता है, लाइपोजिनेसिस। इंसुलिन क्या करता है, फैटी एसिड को फैट में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर देता है। इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को बोला जाता है लाइपोजिनेसिस। इस प्रकार इंसुलिन फैटी एसिड को भी कम कर देता है ब्लड से, एमिनो एसिड को भी कम कर देता है, ग्लूकोज को भी कम कर देता है। इस प्रकार काम करता है हमारा इंसुलिन। और क्या करता है फ्रेंड, एक और करता है काम, एक और टर्म आएगी, जैसे यहां तो ग्लाइकोजिनेसिस एक टर्म है, ये तो ग्लाइकोजिनेसिस होगी, एक और है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक और टर्म है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसका मतलब होता है, यहां पे देखो, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल दी, ग्लाइकोजिनेसिस। ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं। इसको बोलता है ग्लाइकोजिनेसिस, इसको क्या बोलता है, ग्लाइकोजिनेसिस। और जब ग्लूकेगोन
ग्लूकेगोन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में। सॉरी, ग्लूकेगोन नहीं, क्या बोल दिया मैंने, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है ना? ये कौन करता है? ये ग्लूकेगोन करता है, जो अल्फा सेल अभी बात करूंगा, अल्फा सेल करती है। यहां पे ये बताना चाह रहा हूं मैं कि यहां पे इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोजिनेसिस को कम कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकेगोन जो स्टोर है लीवर में या स्केलेटल मसल में, उससे वापस ग्लूकोज नहीं बने। अगर वापस ग्लूकोज बनेगा तो वापस ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन क्या करता है? इस ग्लाइकोजिनेसिस के प्रोसेस को कम कर देता है, ग्लाइकोजिनेसिस को तो बढ़ाता है। ठीक है? जिससे क्या होगा? इसको कम करने से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना कम हो जाएगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना? तो इस प्रकार जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करता है, 3-4 चीजों से। फर्स्ट, एक बार और बता दूं, हमारा इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को या अदर न्यूट्रिएंट्स को कैसे कम करता है, वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता को बढ़ा देता है या उसकी ट्रांसपोर्ट एबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर चला जाता है और वहां पे मसल सेल और कनेक्टिव टिश्यू सेल में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? उसके बाद इंसुलिन क्या करता है? जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है ब्लड में, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन क्या है? एक स्टोर्ड रूप है ग्लूकोज का, जो कहां पे स्टोर होता है? लीवर पे और स्केलेटल मसल पे, यहां पे जाके स्टोर हो जाता है ये हमारा ग्लूकोज। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है? दूसरी हम बात करें, ब्लड में एमिनो एसिड बढ़ता है, तब ये एमिनो एसिड के टेकअप को भी बढ़ा देता है सेल में, और सेल में जाके फिर ये एमिनो एसिड क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अगर फैटी एसिड बढ़ा हुआ है, फैटी एसिड को भी ये क्या करता है? फैट के रूप में स्टोर करता है, फैट के रूप में स्टोर करके एडिपोज टिश्यू में जमा कर देता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर देता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है लाइपोजिनेसिस। क्या बोला जाता है? लाइपोजिनेसिस। ठीक है? एक और है, इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंसुलिन कम कर देता है, जिससे क्या है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बने नहीं, जिससे क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़े नहीं। ठीक है ना? तो इंसुलिन इस ग्लाइकोजिनेसिस को भी क्या करता है? कम कर देता है, जिससे ग्लूकोज ब्लड में नहीं बढ़े। ठीक है फ्रेंड? ये काम करता है हमारा इंसुलिन। समझ में आ गया होगा? ठीक है? अब हम बात करें कि इंसुलिन का सिक्रेशन कैसे होता है। भाई, इंसुलिन का सिक्रेशन कैसे होता है? इंसुलिन कैसे आता है? कैसे इसका सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है? जैसे हमने भोजन किया फ्रेंड, जैसे हमने खाना खाया, जैसे हमने खाना खाया अब, जैसे हमने खाना खाया, क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा आफ्टर ईटिंग मील। जैसे हमने खाना खाया, ब्लड शुगर लेवल क्या हुआ? या ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। ठीक है? जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, इंसुलिन का सिक्रेशन या इंसुलिन का जो ये बीटा सेल है वो स्टिमुलेट हो जाती है और इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। दूसरी हम बात करें एक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से भी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है, तब भी क्या होता है? तब भी इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। अब यहां देखो, जैसे हमने खाना खाया फ्रेंड, एमिनो एसिड भी, न्यूट्रिएंट्स गए, एमिनो एसिड भी बढ़ेगा, फैटी एसिड भी बढ़ेगा। ठीक है? और फैटी एसिड बढ़ गया, एमिनो एसिड बढ़ गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन भी बढ़ेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जैसे गैस्ट्रीन हो गया, ठीक है, सिक्रेटिन हो गया, कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया,
ये हार्मोन क्या है, सीक्रेट होंगे जब जैसे हमने आफ्टर ईटिंग मील, जैसे हमने खाना खाया ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ते ही इंसुलिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो गया बीटा सेल से, ठीक है। और यहां पे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से भी क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। खाना खाया, एमिनो एसिड बढ़ा, फैटी एसिड बढ़े, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जूस और हार्मोन भी बढ़ेंगे, गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, कोलेसिस्ट्रोल, ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, इंसुलिन के सिक्रेशन को, इंसुलिन के सिक्रेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड, आगे समझ में। ये क्या करते हैं, इंसुलिन के सिक्रेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और मैंने बताया था, इंसुलिन के सिक्रेशन को कौन इनिबिट करता है, अभी बताया था ना मैंने, जो सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनिबिटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को कम करता है, इनिबिट करता है, ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को कम करता है, एक ग्लूकेगोन जो अल्फा सेल से रिलीज होता है, ठीक है ना फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया हमारा इंसुलिन जो कि बीटा सेल से सिक्रेट होता है। अब बस थोड़ी सी क्लास बची है, मेन इंसुलिन ही था, ठीक है। अब हम बात करें अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, अल्फा या अल्फा क्या बोल, अल्फा सेल, अल्फा बीटा डेल्टा, ये गामा थी क्या, बीटा नहीं, अल्फा बीटा डेल्टा। तो अल्फा से कौन सा होता है, अल्फा सेल, अल्फा सेल इससे होता है ग्लूकेगोन, इसका सिक्रेशन कहां से होता है, अल्फा सेल जो पेनक्रियाटिक एंडोक्राइन है या पेनक्रियाटिक आइसलेट है, उसकी जो अल्फा सेल होती है उससे क्या सिक्रेट होता है फ्रेंड, ग्लूकेगोन सिक्रेट होता है। ग्लूकेगोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, क्या करता है ये, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। इंसुलिन कम करता था, ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। कब बढ़ाएगा, जब कम होगा, जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होती है तो ये बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, जैसे मान लो ब्लड में ग्लूकोज की आवश्यकता है, ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया, क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं ना, ठीक है ना। कितना होता है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ये ग्लूकेगोन और इंसुलिन ये दोनों ही मिलकर हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, 60 से 120, 70 से 130, 120 के आसपास, 60 to 120 mg पर डीएल के आसपास हमारा क्या है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है, ठीक है ना। और इसी को, इस नॉर्मल रेंज को ग्लूकेगोन और इंसुलिन दोनों क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। ग्लूकेगोन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कब बढ़ाएगा, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया। तो ये क्या करेगा, जो इंसुलिन ने ग्लूकोज को स्टोर किया था लीवर में और स्केलेटल मसल में, किस रूप में किया था, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में किया था। तो यहां पे ग्लाइकोजन ग्लूकेगोन, ग्लूके के गोन की प्रेजेंस में किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। जो स्टोर किया था ग्लाइकोजन, उसी को ये ग्लूकेगोन क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है। दूसरी मैंने बात की थी वहां पे, एक और इंसुलिन एक और काम करता है वहां पे, जो नए ग्लूकोज को भी बनाता है। नए ग्लूकोज को कैसे बनाता है, वो प्रोटीन को तोड़ के, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके क्या है, न्यू ग्लूकोज बनाता है। उसको बोला जाता है नियोजीनेसिस, नए
ग्लाइको नियोजिनेसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस क्या बोला जाता है, ग्लाइको नियोजिनेसिस। तो यहां पे ये ग्लूकेगोन क्या करता है, ग्लाइको नियोजिनेसिस करता है, यानी प्रोटीन से नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, नए ग्लूकोज का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जब नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, ब्लड में क्या हो जाती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया, ये इतना ही है ग्लूकेगोन के बारे में। मेन ध्यान रखना, ग्लूकेगोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। किसमें, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, इतना ध्यान रखना। और ग्लाइकोनियोजिनेसिस करता है, जिससे क्या होता है, नए ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इनका सिक्रेशन, इसका सिक्रेशन की बात करें, ग्लूकेगोन की सिक्रेशन की, तो जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो सिक्रेशन अपने आप हो जाता है। किसके द्वारा, अल्फा सेल के द्वारा। जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हुआ या इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तब इसका सिक्रेशन हो जाता है। लास्ट बचा हमारा, बस खत्म क्लास, लास्ट है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल कौन सा करती है फ्रेंड, सोमेटोस्टेटिन। कौन सा करती है, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ये कहां से, हाइपोथैलेमस से भी रिलीज हो रहा है और डेल्टा सेल से भी हो रहा है। ये क्या करता है, ये हार्मोन इंसुलिन प्लस ग्लूकेगोन के सिक्रेशन को कम करता है। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने ऊपर बताया था, ये ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है ना, या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, उनको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके ये कहता है कि भाई आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम रिलीज करो, ग्रोथ हार्मोन को कम रिलीज करो। ये हमने बात की थी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। यही सोमेटोस्टेटिन वही है, ग्रोथ हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगोन के इनहिबिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इनके सिक्रेशन को कम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया फ्रेंड पैनक्रियाटिक आइसलेट। पैनक्रियाज के बारे में बात कर ली। थोड़ा सा आज क्या है, मैंने दबा के खाना खा लिया, थोड़ा सा आलस आ रहा है यार इसलिए आज शायद मैं थोड़ा सा एक्टिव कम हूं। ठीक है ना, इतने जोश से क्लास नहीं आई है ना, थोड़ा एक्टिव, खाना खा लिया तो आलस आ रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा शायद एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और फ्रेंड जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मजा नहीं आ रहा फिर। ठीक है ना फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।